बदलते समय का एक संकेत जिसमें हाल की इतिहास की झलक पूरी तरह से दिखाई दे रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नेटो शिखर सम्मेलन के लिए अंकारा रवाना होने से पहले सीरिया पहुंचे। उनकी यात्रा पहली बार है जब किसी बड़े पश्चिमी नेता ने 13 साल के गृहयुद्ध के बाद सीरिया में कदम रखा, जो अहमद अल शरा के असद को सत्ता से हटाने के तख्ता पलट पर खत्म हुआ। जहां कई पश्चिमी नेता अल शरा और उनके इस्लामी चरमपंथी पृष्ठभूमि को लेकर सतर्क रहे हैं, वहीं मैक्रों और फ्रांस अपने सहयोगियों से सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने और देश के पुनर्निर्माण में मदद के लिए निवेश की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं। ये मैक्रों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें व्यापार और सहयोग पर समझौते हुए। फ्रांस भी आपके साथ रहेगा। फ्रांस आपके साथ है। सीरिया को पूर्व तानाशाह के परिवार द्वारा अवैध रूप से हासिल की गई संपत्तियों से जब्त 50 मिलियन यूरो से ज्यादा की रकम लौटाई जाएगी। हम इस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले पहले थे और इसे अंत तक पहुंचाने वाले भी पहले थे। जहां भी न्याय हो सकता है, हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये धनराशि सीरियाई जनता को वापस की जाएगी ताकि पूरे देश में ठोस विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा सके। अल शरा अपने देश को आर्थिक ही नहीं, कूटनीतिक समर्थन मिलने से भी खुश थे। मैं ये घोषणा करते हुए खुश हूं कि दमिश्क और पेरिस के बीच स्थायी राजदूतों की अदला बदली जल्द शुरू करने पर सहमति हुई है, ताकि कूटनीतिक संबंध सामान्य हो सकें। सीरियाई राष्ट्रपति ने फ्रांस से अपने ऐतिहासिक सहयोगी के लिए समर्थन मांगा। जारी इजरायली उल्लंघनों पर स्पष्ट चर्चा हुई। हमारा मानना है कि स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को 1974 के वियोजन समझौते का पालन और 8 दिसंबर के बाद कब्जा किए सभी इलाकों से पूरी तरह हटने के लिए मजबूर करना चाहिए। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं जो क्षेत्र की सुरक्षा कमजोर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ्रांस तनाव रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों का सम्मान सुनिश्चित करने में सक्रिय हो। लेकिन दमिश्क में एक और घटना ने उनकी मुलाकात फीकी कर दी। मैक्रो के होटल के बाहर 2 धमाकों में 18 लोग घायल हुए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति उस वक्त सीरियाई राष्ट्रपति भवन में थे और सुरक्षित रहे। हालांकि धमाकों के जिम्मेदारों की पुष्टि नहीं हुई, अल शरा ने सीरिया में कई उग्रवादी गुटों को एकजुट करने की कोशिश की है। ये घटना दर्शाती है कि सीरिया के पश्चिमी देशों से नजदीकी की कोशिशों के बावजूद अभी बहुत काम बाकी है। अब हमारे साथ पेरिस से राजनीतिक वैज्ञानिक और मध्य पूर्व विशेषज्ञ मिरियम बेनराड जुड़ी हैं। मिरियम, i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये हमें इस दौरे को इस समय कैसे देखना चाहिए? क्या ये सीरिया की कूटनीतिक वापसी का संकेत है, या क्या इन बम धमाकों ने उसकी वापसी की नाजुकता पूरी तरह उजागर कर दी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब है, ये दौरा बहुत प्रतीकात्मक था, क्योंकि वास्तव में ये गृह युद्ध शुरू होने के बाद से किसी यूरोपीय नेता की सीरिया में पहली यात्रा थी। अगर आपको याद हो, सरकोजी के राष्ट्रपति कार्यकाल में बशर अल असद से संबंध सुधरे थे, जो सीरिया में गृह युद्ध शुरू होते ही रुक गए। और अब फ्रांस, जो सभी को इतिहास के महत्व और उसके प्रभाव की याद भी दिलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस पहले सीरिया पर शासन करने वाला पूर्व मंडेटरी शक्ति था, जिसे सीरिया का प्रशासनिक अधिकार मिला हुआ था। यह ऐतिहासिक रूप से भी प्रतीकात्मक है, लेकिन जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, यह उन गहरी समस्याओं को नहीं छुपा सकता जिनका सीरिया अब भी सामना कर रहा है, जिनमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं, जैसा कि हमने देखा है। इन मुद्दों ने इमैनुअल मैक्रों को अपनी यात्रा और विभिन्न मुलाकातें जारी रखने से नहीं रोका, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अहमद अल शरा द्वारा इजराइल की मौजूदगी को लेकर दिए गए बयान का जिक्र करें तो हम ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इजराइल की सैन्य मौजूदगी है। जैसा कि आप जानती हैं, सेना ने हस्तक्षेप किया था ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए, जिस पर नई अंतरिम सरकार से जुड़ी ताकतों ने सीधे हमला किया था। तो ये ऐसी बात है जिसे सिर्फ बातों से हल नहीं किया जा सकता। इस सरकार को ठोस प्रगति दिखानी होगी, और साथ ही जाहिर है इसमें अल्पसंख्यकों की स्थिति भी शामिल है। मैं ड्रूज का जिक्र कर रही थी, हम कुर्दों का भी जिक्र कर सकते हैं।
ये कई कारणों से स्पष्ट है कि अल-शरा इस दौरे के लिए मैक्रो की ओर देख रहे हैं। अल-सिसी महल का कहना है कि असद परिवार से जब्त की गई लगभग $58 मिलियन की संपत्ति इस बैठक के बाद जल्द ही सीरिया को वापस मिल सकती है। लेकिन जब बात आती है कि मैक्रो शरा से क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो वो इस दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये तरीका डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से तुलना की जा सकती है। ये विश्वास है कि आर्थिक कूटनीति के माध्यम से अहमद अल शरा को समझाने की संभावना है। इन उपलब्धियों और प्रगति की जरूरत सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, लेकिन यह विचार है कि आर्थिक प्रगति राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रगति को भी आगे बढ़ाएगी और साथ ही सीरिया को इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया की ओर भी ले जाएगी, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक प्रासंगिक है। लेकिन सच कहूं तो मैंने अपनी तरफ से इस आर्थिक कार्यक्रम में ज्यादा प्रगति नहीं देखी है, और ये सिर्फ प्रतिबंध हटाने या वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आकर्षित करने का सवाल नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका और फ्रांस से प्रगति का वादा करने या बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने की बात नहीं है। यहाँ दृष्टि भी होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस सरकार से ऐसा देखने को मिला है। हमने ज्यादा लोकतांत्रिक प्रगति भी नहीं देखी है, और जैसा कि मैंने बताया, अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। अब मैक्रोन नेटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की जा रहे हैं। मैक्रोन इन चर्चाओं को दमिश्क से नेटो शिखर सम्मेलन तक कैसे ले जाएंगे? सीरिया का मुद्दा कैसे उठेगा? जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमने अमेरिका और फ्रांस के बीच एक तरह का समन्वय देखा है। एक और मुख्य पक्ष तुर्की है, जो आर्थिक पुनर्निर्माण का समर्थन कर रहा है, और जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया उन्हें नजरअंदाज कर स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वे अभी भी अनसुलझे हैं। मुझे लगता है कि अल-शारा को सीरिया के भीतर सामान्यीकरण की ओर धकेलने के लिए कूटनीतिक तौर पर काफी दबाव बनाया जा सकता है। तो हम देखेंगे, मेरा मतलब है हम देखेंगे कि शिखर सम्मेलन और इन 3 प्रमुख खिलाड़ियों के दबाव में अल-शरा को तेजी से आगे बढ़ने और ठोस प्रगति दिखाने के लिए कितना मजबूर किया जा सकता है, और क्या इससे वो प्रगति होगी जिसकी हम सभी को उम्मीद है। और चलिए स्पष्ट रहें, जब तक यह प्रगति नहीं होती, अल-शारा यह उम्मीद नहीं कर सकते कि इजराइल सीरिया के दक्षिण से चला जाएगा, या इस बात पर कोई भरोसा करना कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का सामान्यीकरण और दीर्घकालिक सुरक्षा हो सकती है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि यही बात इन आर्थिक कूटनीति के समर्थकों को परेशान करती है। मिरियम बेन रैंड A24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने और जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सीरिया में सुरक्षा चेतावनी के संकेत बढ़ रहे हैं। आज मैक्रो के होटल के पास धमाका कुछ दिन पहले दमिश्क के कैफे में हुए बम धमाके के बाद हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 20 घायल हुए थे। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ISIS सेल और अन्य जिहादी समूह सीरिया में सक्रिय हैं। इसका मतलब है कि अल-शरा की सबसे बड़ी चुनौती कूटनीति नहीं, बल्कि ये साबित करना है कि वो वास्तव में राजधानी को सुरक्षित रख सकता है। और अधिक चर्चा के लिए अब हमारे साथ आराम अकील जुड़ रहे हैं, जो सीरिया में जिहादी समूहों के विशेषज्ञ हैं और जर्मनी से हमारे साथ हैं। आराम, आज I24 न्यूज इंग्लिश पर आपका स्वागत है। जब हम आज दमिश्क के दृश्य देखते हैं, तो मैक्रो की यात्रा के दौरान बशर अल असद को शर्मिंदा करने से किसे असल में फायदा होता है? हम ISIS, असद समर्थकों या विरोधी गुटों की बात कर रहे हैं। आप आज के हालात पर क्या सोचती हैं? खैर निकोल, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे किसी भी विशेष पक्ष पर आरोप लगाने से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है जो जिम्मेदारी तय करे, और कभी होगी भी नहीं। यही पैटर्न पिछले 18 महीनों में जोलानी के अल-कायदा से जुड़े शासन के सत्ता में आने के बाद हुए सभी बम धमाकों और हमलों पर भी लागू होता है। आज के बम धमाके पहले भी हो चुके हैं। शायद इन्हें ज्यादा मीडिया कवरेज मिली क्योंकि मैक्रो यहाँ दौरे पर हैं। हम कह सकते हैं कि यह घटना खुद में एक संरचनात्मक समस्या को उजागर करती है, न कि सिर्फ किसी एक अपराधी की पहचान करती है।
वर्तमान शासन एक ऐसे नेटवर्क पर निर्भर करता है जो हजारों अंतर्राष्ट्रीय जिहादियों को शामिल करने वाला एक विशाल नेटवर्क है, और मैं इसे एक बार फिर साबित करूंगा। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में जोलानी के मीडिया सलाहकार दिखाई दिए थे। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर 3.5 घंटे तक चला। वह लगातार अलकायदा और उसामा बिन लादेन की तारीफ करता रहा, साथ ही सीरिया के मौजूदा मुजाहिदीन का भी जिक्र किया। उसने इन जिहादियों के बारे में बात की, यह कहते हुए कि अगर हालात अस्थिर हुए तो वे फिर से उभरेंगे और 11 सितंबर जैसी घटनाओं को दोहराएंगे। दर्जनों बार, सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और विभिन्न देशों में। इसका मतलब है कि उनके पास तैयार बम हैं, और जिसके पास या जो ऐसे आतंक के हथियार का मालिक है, वो कभी न कभी खुद ही उसे फोड़ बैठेगा। तो जोलानी खुद को इन जिहादियों या मुजाहिदीन को नियंत्रित करने में सक्षम दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर हैं। उनके पास अल्पसंख्यकों पर अधिकार है, लेकिन अपने ही जिहादियों पर उसका कोई केंद्रीय अधिकार नहीं है। वे शहरों के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, और यही पूरे देश के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। और जब तक जोलानी का शासन सत्ता में है, यह स्थिति बनी रहेगी। वे सचमुच अपने ही हाथों से देश को एक जिहादी विफल राज्य में बदल रहे हैं। अगर इसके लिए आईएसआईएस जिम्मेदार है, तो यह साबित करता है कि सरकार ने उसका खतरा कभी खत्म नहीं किया। हम सभी ने देखा है कि सरकार ने कुछ महीने पहले जनवरी में हजारों आईएसआईएस सदस्यों को रिहा किया था। उन्होंने उन्हें और उनके परिवारों को रिहा कर दिया और उन्हें कई बड़े शहरों में फैला दिया, और उन्हें डी रेडिकलाइज करने के बजाय जोलानी की सरकार उन्हें मस्जिदों के अंदर नियमित शरिया पाठ्यक्रमों में नामांकित कर रही है। तो यहाँ एक आखिरी बात कृपया, हमें यह भी याद रखना होगा कि जोलानी के कई दुश्मन हैं, यहाँ तक कि उसके पूर्व जिहादी सहयोगियों में भी, जो उसकी राजनीतिक व्यवहारिकता को अपने साथ विश्वासघात मानते हैं। सीरिया के अंदर इस समय वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर एक दिलचस्प जानकारी। आराम अकील, इसके लिए धन्यवाद। सरकार के भीतर क्या हो रहा है ये जानना दिलचस्प है। धन्यवाद।